जय हिंद फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो भैया एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आ गई है 2025 का एग्ज़ाम। अगस्त में ये एग्ज़ाम होने वाला है। ऑलमोस्ट 14,000 के करीब पोस्ट्स हैं। बढ़िया से अच्छे से लग जाओ। और मैं बता दूं आपको, ये जो सीजीएल का एग्ज़ाम है इसमें इंग्लिश का बहुत अच्छा खासा रोल प्ले होता है। चाहे वो टीयर 1 हो, टीयर 2 में तो अकेले इंग्लिश का एक अकेला पेपर होता है। तो आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से भाई, और इस केस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पीवाईक्यूज अगर मजबूत है तो आपको एक आइडिया रहता है भैया किस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, क्या पैटर्न है, कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पिछला वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, वो 9 सितंबर से शुरू हुआ था, 26 सितंबर तक चला था। और हर एक दिन, जिस दिन भी एग्ज़ाम हुआ था, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो कई सारे एग्ज़ाम्स हुए थे। तो इस वजह से मैं सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करवाऊंगा इंग्लिश के। और हमारा टारगेट होगा कि भाई एटलीस्ट ये जो 25 वाला एग्ज़ाम आने वाला है इसमें हमारा 50 आउट ऑफ 50 रहे। टेंशन मत लो, इंग्लिश का मैं संभाल लूँगा, बाकी आप अपना जीएस, मैथ और रीजनिंग संभाल लेना। इंग्लिश मैं करवाता जाऊँगा आपका। और अच्छे से ऑनेस्ट होकर के इससे जुड़ जाओ। ये पूरी प्लेलिस्ट ऐसे चलती रहेगी। एग्ज़ाम के पहले पहले पूरा कवर करवा दूंगा मैं। सारी पीवाईक्यूज मैं सॉल्व करवा दूंगा इंग्लिश के, आई रिपीट। ठीक है। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू इट। टेलीग्राम चैनल ये है, यहाँ से जा कर के जुड़ जाना, आपका फ़ायदा होगा, यकीन मानिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वीडियो है ये इस सीरीज़ का। 9 सितंबर 2024 की पहली शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था वही पेपर है ये। इंग्लिश के क्वेश्चन है सारे। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। कह रहा इशिका सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट। अब जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, इतना तो पता है। देखो एक बात और, मैं चूंकि पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगेगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर वो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाएगा। तो पीवाईक्यूज तभी सॉल्व करता है आदमी जब थोड़ा बहुत उस पर आइडिया होता है। और वैसे भी अभी जितना टाइम बचा है ना, वो सिर्फ पीवाईक्यूज का समझो बचा है। पीवाईक्यू सॉल्व करो, टेस्ट पेपर दो, मॉक टेस्ट लगाओ। ये इसी का टाइम है क्योंकि जून चल रहा है, आधा जून ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। अब जुलाई अगस्त, अगस्त में पेपर है, 1 डेढ़ महीने का टाइम है। उसमें क्या नया कॉन्सेप्ट सीखोगे? तो इस वजह से जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो और उसका एप्लीकेशन लगाओ, है ना। जो जो भी पढ़ा है उसको यूज़ करो अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इशिका सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट। अब क्या होगा सही ऑप्शन? द टाइगर सॉ बाय इशिका इन द फॉरेस्ट? नो, द टाइगर वॉज सीन। देखो अगर सॉ सेम हो जाएगा तो फिर एक्टिव पैसिव किस बात का, है ना, क्योंकि ये भी तो चेंज होता है ना भाई, वर्ब्स और टेंसेस भी तो चेंज होते हैं। सो पहला ऑप्शन होगा नहीं। द टाइगर वॉज सीन बाय फॉरेस्ट इन इशिका। अब फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट तो इशिका को देखेगा नहीं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सेंसलेस क्वेश्चन हो गया, यानी कि सेंसलेस ऑप्शन हो गया। तीसरा है द टाइगर वॉज सीन बाय इशिका इन द फॉरेस्ट। दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि टाइगर को देखा गया किसके द्वारा? इशिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपोजिट बताना है शब्द का। वाउच, द एक्सप्लोजिव यूज्ड इज ऑफ माय ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स एफिशिएंसी। वाउच का मतलब होता है मैं भाई इसकी गारंटी ले सकता हूँ। इसको बोलते हैं ना, आई कैन वाउच फॉर दिस। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, यानी मैं असर्ट करता हूँ, मैं कंफर्म करता हूँ इस बात को। तो ये सेंटेंस का भी वही मतलब है। जो एक्सप्लोजिव यूज हुआ है ना, वो मेरा खुद का फॉर्मुलेशन है और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ कि भाई इसका एफिशिएंसी है अच्छा खासा। सो वाउच का उल्टा बताना है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? गारंटी ले रहा है, अफर्म कर रहा है किसी चीज़ को। तो उसका उल्टा क्या होगा? मेंटेन नहीं होगा, सर्टिफाई भी नहीं होगा, विटनेस भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इनवैलिडेट। वैलिडेट करना, किसी चीज़ की वैलिडिटी को साबित करना कि वो हाँ ठीक है, सही है। बट वैलिडेट का उल्टा इनवैलिडेट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है इस अंडरलाइन पार्ट को क्या इम्प्रूव कर सकता है? इसको कौन सा सेंटेंस बेसिकली सब्स्टिट्यूट करना है। सो अगर हम देखें क्या लिखा हुआ है, स्पाई फैमिली इज अ graphic novel that is a narrative work in which the story is conveyed to the reader using uninterrupted art in a traditional comics format। अब इसमें चेंज किसको करना है? अनइंटरप्टेड आर्ट इन अ ट्रेडिशनल को चेंज करना है। देखो कॉमिक्स कैसे होते हैं, कॉमिक्स देखा होगा आपने, तो उसमें इमेजेस होती हैं, इमेजेस के साथ साथ स्टोरी को डिस्प्ले किया जाता है, स्टोरी बताई जाती है इमेजेस के तौर पे, है ना।
तो अगर आप देखेंगे तो सही तरीका क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्टेंशियल आर्ट इन अ ट्रेडिशनल, नहीं भाई, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड तो कोई यहाँ पे सेंस ही नहीं बन रहा है। फिर सेडिमेंटल आर्ट इन अ ट्रेडिशन, नहीं, लॉन्गिट्यूडनल आर्ट का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीक्वेंशियल आर्ट इन अ ट्रेडिशनल कॉमिक्स फॉर्मेट। तो सीक्वेंस होता है, आपने देखा होगा ना कॉमिक्स में कि भाई उसमें इमेजेस का यूज करके कहानी को बताया जाता है, तो एक सीरीज होती है इमेजेस की, एक सीक्वेंस होता है, एंड दैट इज व्हाई द रीडर यूजिंग sequential art in a traditional comics format, and that is why option A is the right answer. क्वेश्चन नंबर 4 है, सिनोनिम बताना है फैटल का, क्या होगा, डेडली, एडिशनल, जोवियल या इजी। तो फैटल का मतलब होता है घातक, जानलेवा। अब इसका यानी कि इसका सिनोनिम क्या होगा, डेडली, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डेडली का भी तो मतलब होता है ना प्राणघातक, जानलेवा, ठीक है। जोवियल क्या होता है, जो बहुत खुश मिजाज टाइप का आदमी होता है, वेरी फ्रेंडली, वेरी फनी टाइप ऑफ गाय, उसको जोवियल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिनोनिम बताना है अगेन किसका, इन्वेंडो का। काफी प्यारा सा वर्ड है, छोटा सा, इन्वेंडो। इन्वेंडो किसको कहते हैं, जो कभी आपने सोचा है कि कटाक्ष सुना है शब्द, कि कटाक्ष मारते हैं, है ना, कोई बात को इनडायरेक्ट किसी के लिए कहा जाता है उसके सामने, तो कटाक्ष वही मारते हैं ना, कटाक्ष मारना, व्यंग मारना, ताना मारना, उसी को इन्वेंडो कहते हैं। अब प्रोज, प्रोज तो होता है, प्रोज तो गद्य होता है, ये तो होगा नहीं। क्रूड का तो आपको मतलब पता है, क्रूड भी नहीं होगा। रैग्ड, रैग्ड का मतलब होता है फटा पुराना, ऐसे चितड़ा टाइप का, दैट इज ऑल्सो नॉट यूजिंग एनी सेंस हियर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि इंसिनुएशन का भी मतलब होता है कटाक्ष, ठीक है। सो इन्वेंडो का सिनोनिम हो जाएगा इंसिनुएशन। प्रॉपर नोट्स बनाते रहना भाई, ठीक है। और अगर लिखने का मन नहीं है तो आपको इंटरनेट पे सारी ये PYQs मिल जाएंगे, उठा लो और उसमें बढ़िया मार्क करते चलो, जो भी मैं बता रहा हूँ प्रिंट निकलवा लो उनका, और उसमें मार्क करते चलो, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बताऊँ उनको उसी में नोट करते चलो, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 6, एरर फाइंड करना है, कह रहा है मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। बहुत सिली सी मिस्टेक है, जनरली पता चल गई होगी। क्या मिस्टेक है, कि भाई साहब जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, दैट इज ऑलरेडी प्लूरल। इन्फॉर्मेशन का सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो इन्फॉर्मेशन ही लिखा जाता है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, एस नहीं लगाया जाता है। जैसे सीनरी, वैरायटी, इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, इन सब में एस नहीं लगता, ये एज इट इज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम यूज होता है। तो किस पार्ट में मिस्टेक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्या फाइंड करना है, फिल करना है। विनोद हैड अ एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। अगर आपने ईमानदारी से, जो मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में डालता हूँ, ऑलमोस्ट हाँ लगभग 16 वीडियोस हैं उसमें। 16 वीडियोस का मतलब है लगभग 160, तकरीबन 160 से 170, क्योंकि एक्स्ट्रा भी मैंने उसमें कुछ बताया है, तो लगभग 170 के करीब इडियम्स हैं उसमें अच्छी खासी। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और उसी में ही एक मैंने इडियम करवाया है, अ नैरो एस्केप। तो नैरो एस्केप क्या होता है, एस्केप का मतलब होता है बच के निकलना, और नैरो का मतलब होता है सकरा। तो बहुत जब हम बात करते हैं ना बाल बाल बचे, आदमी कहता है भाई बाल बाल बचे, बच गए आज, उसी को कहते हैं नैरो एस्केप। सो विनोद हैड अ नैरो एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट में विनोद एकदम बाल बाल बचा, ही हैड अ नैरो एस्केप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है किसका। एम्बेरस सही लिखा हुआ है, कॉनेसर ये भी सही लिखा है, रिलेवेंट या ब्यूरोक्रेसी, क्या मिस्टेक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या मिस्टेक है, वी के बाद में ए ऐड होगा, ई नहीं, रेलेवेंट होता है। अच्छा, कॉनेसर क्या होता है, जो खाने वाने के जो जो एक एक्सपर्ट होता है ना, जो जज होता है। आपने देखा होगा जो मास्टर शेफ वगैरह होता है, जो शो होता है, उसमें कुछ लोग आते हैं जो जज होते हैं, और वो डिश जो होती है, जो डिशेस होती हैं, उनको टेस्ट करके बताते हैं कौन सा सही है, कितना सही है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। तो वो बताते हैं खाने पीने की चीज़ों में जो एक्सपर्ट होते हैं उनको कॉनेसर बोलते हैं, ठीक। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रेलेवेंट की स्पेलिंग गलत है, वी के बाद में ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताना है इसका, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देना है। शी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस। अब जो मेनी लैंग्वेजेस
बोल लेता है, कई सारी लैंग्वेजेस बोल लेता है, उसके लिए क्या होता है? देखो मोनोलिथिक, मोनोलिथिक क्या होता है? देखो किसी भी शब्द में अगर लिथ लगा हो ना, दैट इज रिलेटेड टू स्टोन। जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में पैलियोलिथिक, जिसको हिंदी में कहते हैं पुरा पाषाण काल, फिर मीसोलिथिक मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक जिसको नव पाषाण काल कहते हैं, है ना। तो पाषाण क्या होता है? पत्थर होता है, और ये जो लिथ होता है ना, यही पत्थर होता है। किसी भी शब्द में लिथ लगा हो दैट इज रिलेटेड टू स्टोन्स। ओके, सो मोनोलिथ, और किसी भी शब्द में अगर मोनो लगा हो दैट इज रिलेटेड टू सिंगल। जैसे मोनोगैमी, जब एक शादी करता है आदमी तो उसको मोनोगैमी कहते हैं, है ना। मोनोटोनस, मोनोटोनस कब होता है? जब एक ही टोन हो, आदमी एकदम बोर हो जाए, बस एक ही चीज करते करते बोर हो जाए, एक ही टोन चल रही है, दैट इज मोनोटोनस। सो मोनोलिथिक क्या होता है? आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, एक ही पत्थर से जब काट करके बनाया जाता है किसी चीज को, किसी मूर्ति को, दैट इज कॉल्ड एज मोनोलिथिक स्टैचू। जैसे अगर आप कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाएंगे तो जो बाहुबली की मूर्ति है वो मोनोलिथिक स्टैचू है, यानी एक ही पत्थर को काट करके उसको बनाया गया है। फिर आप जब वहाँ पे जाएंगे कैलाश टेम्पल एलोरा में, ठीक है, तो जो कैलाश टेम्पल्स है वो भी मोनोलिथिक है, यानी एक पहाड़ी, सिंगल पत्थर की पहाड़ी को काट करके वो टेम्पल बनाया गया है, कैलाश केव्स को, ठीक है, कैलाश टेम्पल को। ओके, सो मोनोलिथिक का मतलब समझ में आ गया। मल्टीलिंगुअल, मल्टी मतलब बहुत सारा, और लिंगुअल दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, सो बहुत सारी लैंग्वेज। अच्छा ध्यान देना, बाइलिंगुअल क्या होता है? बाई का मतलब होता है दो, जैसे बाइसिकल, बाइसेक्ट, है ना, बाइनोक्यूलर। तो बाई कहीं भी लगा हो तो वो हो जाता है दो से संबंधित। अब जो दो भाषाएं बोलता है उसको बाइलिंगुअल, या समथिंग दैट इज रिलेटेड टू टू लैंग्वेजेस, वो हो जाएगा बाइलिंगुअल। यहाँ पे मेनी की बात कर रहा है, तो मेनी के लिए दो शब्द होते हैं, क्या? एक तो पॉली और एक मल्टी। तो पॉली तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मल्टीलिंगुअल। हेट्रोलिंग्विस्टिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो आपने वो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। जब एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक ही जगह पे कई सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हों, वो हेट्रोलिंग्विस्टिक हो जाएगा, क्योंकि एक प्लेस पे कई सारे लोग हैं, बट यहाँ पे एक ही व्यक्ति कई सारी लैंग्वेजेस बोल रहा है, तो वो मल्टीलिंगुअल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एरर बताना है। माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा भाई सही तो लग रहा है, एरर तो नहीं है, बट एरर है। किस बात का एरर है? देखो यहाँ पे कह रहा है माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड। यहाँ पे परफॉर्म क्या है? वर्ब है, और कैसा परफॉर्म किया? गुड परफॉर्म किया, यानी कि यहाँ पे वर्ब की विशेषता बताई जा रही है, परफॉर्मेंस, है ना। परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म किया? अच्छा परफॉर्म किया। तो भाई वर्ब की जब कोई स्पेशलिटी बताता है तो वो एडजेक्टिव नहीं होता, वो एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव बताता है नाउन या प्रोनाउन की। जैसे हम बोले गुड बॉय, तो बॉय यहाँ पे नाउन है। गुड बुक, बुक यहाँ पे नाउन है। तो बुक और बॉय के लिए, नाउन के लिए गुड का इस्तेमाल हो सकता है, बट वर्ब के लिए गुड का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूँ कि वॉकिंग गुड, गुड वॉकिंग, नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सही सेंस नहीं देता भाई। गुड जो है वो एडजेक्टिव होता है, बट यहाँ पे वर्ब की बात चल रही है, तो वर्ब के लिए एडवर्ब लगेगा, और एडवर्ब क्या होता है? गुड की जगह पे होगा वेल। सो माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल इन द क्लास टेस्ट। ठीक है, किस पार्ट में मिस्टेक है भाई? पार्ट में मिस्टेक है, कहाँ गया भाई एक्सट्रीमली गुड वाले? हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुड की जगह पे हो जाएगा वेल। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सिनोनिम बताना है। We would better watch our step and not give him any excuse to harass us further. हमें अपना ध्यान रखना है, और आगे से हम ध्यान रखेंगे कि भाई वो बंदा हमें आगे से हैरस ना कर पाए। अब हैरस का मतलब क्या होता है? प्रताड़ित करना, परेशान करना, ठीक। तो इसका मिलता जुलता क्या शब्द होगा? बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, रेलिश, सूद, इंटिमिडेट। तो देखो रेलिश का मतलब होता है इंजॉय करना, सूद का मतलब होता है शांत करना, कॉजिंग काम, बट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंटिमिडेट का ही मतलब होता है परेशान करना, किसी को चिढ़ाना, ठीक है, प्रोवोक करना, उसी को कहते हैं इंटिमिडेट। सो इसका सिनोनिम हैरेस का क्या हो जाएगा? इंटिमिडेट। क्वेश्चन नंबर 12, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। किसका? कह रहा है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। किसी रियल पर्सन या इवेंट के बारे में कोई शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी जो बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको पोएम कहते हैं? नहीं, ये तो कविता होती है। स्केच तो होगा नहीं। अब
एनेक्डोट और नैरेटिव में इंसान कंफ्यूज होगा। तो नैरेटिव क्या होता है? जब कोई इवेंट होता है, कोई एक कहानी बनाई जाती है, उसके चारों तरफ बनाई जाती है, नैरेटिव बनाया जाता है, ठीक है, दैट इज नॉट रियल, ठीक। सो नैरेटिव, जैसे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से कई सारे नैरेटिव्स, फॉल्स नैरेटिव्स फैलाए गए, है ना, कि हमने 36 राफेल मार के गिरा दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहा है पाकिस्तान। सो वो नैरेटिव फॉल्स और फेक नैरेटिव फैला रहा है। तो नैरेटिव तो एक कथा टाइप की होगी, कहानी टाइप की होगी, वो एक्चुअली में होगा नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एनेक्डोट। एनेक्डोट ये होता है कि किसी रियल पर्सन या इवेंट के बारे में छोटी सी कहानी जब बता दी जाती है, इंटरेस्टिंग स्टोरी, आदमी को बोलते सुना होगा, लेट मी टेल यू एन एनेक्डोट रिलेटेड टू माय एक्सपीरियंस इन देहरादून, है ना, ऐसे लोग बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13, सिनोनिम बताना है, किसका? टॉक्सिक का बताना है। ये तो मुझे नहीं लगता भाई किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी कि टॉक्सिक का मतलब क्या होता है। आजकल की यंग जनरेशन में ये शब्द तो मुझे लगता है सबको पता होता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये बहुत यूज होता है, टॉक्सिक। खैर आते हैं क्वेश्चन पे। सो टॉक्सिक का मतलब आपको पता है ना, समथिंग दैट इज हार्मफुल। ऑल्दो टॉक्सिक वगैरह का मतलब यूज किया जाता है जब किसी जहर या फिर कोई चीज हेल्थ पे बनाता है, तो बोलते हैं ना कि दैट वाटर इज टॉक्सिक। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स मिले हुए हैं, तो वो नुकसान करेगा। बट इन जनरल टॉक्सिक आपको समझ आ रहा है क्या होता है। सो टॉक्सिक से मिलता जुलता क्या होगा? लॉडेटरी नहीं। लॉडेटरी का मतलब होता है प्रशंसा करने वाला। जैसे अपलॉड आपने सुना ना, कि प्लीज गिव हिम अ राउंड ऑफ अपलॉड या अपलॉज, जो भी कह लो, यानी आप शाबाशी देते हैं। तो लॉडेटरी तो होगा नहीं। लैंकी क्या होता है? जो दुबला पतला लंबा आदमी होता है ना, उसी को लैंकी कहते हैं। दुबला पतला छरेरा बदन वाला, उसी को लैंकी कहते हैं, तो वो तो होगा नहीं। लिसिट और लीथल। तो लिसिट क्या होता है? कोई चीज कानूनी हो, नियम के साथ हो, उसी को लिसिट कहते हैं। और अगर गैर कानूनी हो तो इलिसिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। लीगल है तो लीगल है, और अगर इलीगल नहीं, अगर लीगल नहीं है तो क्या होगा? इलीगल हो जाएगा। तो लिसिट का उल्टा इलिसिट, लीगल का उल्टा इलीगल। सो लिसिट और लीगल एक जैसे है, ठीक, और इलिसिट और इलीगल एक जैसे। सो लिसिट भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लीथल। आपने एक गाना सुना होगा, आई डोंट नो सुना है कि नहीं सुना है, पंजाबी सॉन्ग है, पाकिस्तान की एक सिंगर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, शायद आई थिंक इमरान खान, आई डोंट नो, बिलाल सईद मे बी। तो उसका एक गाना है, हुसन तेरा लीथल कॉम्बिनेशन। सो लीथल क्या है? जानलेवा, ठीक है। टॉक्सिक भी वही होता है। सो सिनोनिम बताना था, हमने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बोले तो हम सब, क्योंकि आई होप कि आप साथ में ही सॉल्व कर रहे हो इसको। बढ़ते हैं, क्या बताना है इसमें? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में उससे बहस करवा लो, ऐसा आदमी कौन होगा? कैसा होगा? रेटिसेंट होगा? नहीं। अच्छा पहले ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ ना, क्योंकि साथ में सॉल्व कर रहे हो तो ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है। रेटिसेंट होगा, कवर्ड होगा, वेरेशियस वेरेशियस होगा, या कंटेंशियस होगा? क्या होगा? देखो पढ़ते हैं एक एक को। रेटिसेंट क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत कम बोलता है, उसको रेटिसेंट कहते हैं, ये तो होगा नहीं। कावर्ड तो सबको पता है, ये भी नहीं होगा। अच्छा वेरेशियस क्या होता है? वेरेशियस जो बहुत सत्यवादी टाइप का आदमी होता है, उसको वेरेशियस कहते हैं। इसी वेरेशियस से मिलता जुलता एक शब्द होता है वोरेशियस। यहाँ पे ई की जगह पे, सिंपल सी बात है, ये जो ई लिखा हुआ है, ई की जगह पे ओ लग जाएगा, बाकी पूरी स्पेलिंग सेम रहेगी। वोरेशियस वो कहते हैं जो एकदम भुक्खड़ टाइप का आदमी होता है ना, जो बहुत खाना खाता है, पेटू टाइप का आदमी, उसको वोरेशियस कहते हैं। बट हमेशा नेगेटिव सेंस में नहीं यूज होता वोरेशियस, पॉजिटिव में भी यूज होता है। जब किसी को ज्ञान की ज़्यादा प्यास होती है, जो बहुत कुछ जानना चाहता है, उसके लिए भी वोरेशियस होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि शशि इज अ वेरी वोरेशियस रीडर, तो यहाँ पे अच्छे सेंस में यूज हुआ है, तो आपको पता हो गया वेरेशियस तो होगा नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कंटेंशियस। झगड़ालू टाइप का आदमी जो होता है ना, वही होगा, हर बात पे बहस करवा लो। और इसी कंटेंशन से बनता है कंटेंशियस। जब लास्ट में ओयूएस लग जाता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, और इसका नाउन क्या होगा? कंटेंशन। और वर्ब क्या होगा? कंटेंट। तो इलेक्शन इसी से बनता है, कंटेस्ट, है ना, इलेक्शन लड़ा जाता है, तो उसी कंटेंट कंटेंशन से कंटेंशियस, कंटेस्ट, यही सब बनता है। तो एक इडियम भी मैंने करवाया था, बोन ऑफ कंटेंशन। क्या होता है बोन ऑफ कंटेंशन? दो कुत्ते हैं, उनके बीच में एक हड्डी रख दी आपने, ठीक, अब दोनों लड़ गए,
एक कुत्ता बोल रहा है भाई मेरी है, दूसरा कह रहा है नहीं मेरी है। अब हो गई लड़ाई इसी हड्डी पे। तो ये हड्डी कैसी हुई, इसी झगड़े की जड़ हुई, इसी बोन ऑफ कंटेंशन हुई। तो कंटेंशन से बना कंटेंशियस। तो वही है, अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में बहस करवा लो, ऐसे व्यक्ति को कंटेंशियस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इडियम का मतलब बताना है। इडियम है क्या, कह रहा है टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। मेरे पास बड़ी मछली है तलने को, ठीक है, अभी मेरे पास इन छोटे मोटे कामों के लिए वक्त नहीं है, मुझे बड़ा काम करना है। समझ गए ना क्या होगा। सो टू हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग, टू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग टेक्निक्स, टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, या फिर टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मिनाइल टास्क एट हैंड। बता देना सिंपल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भैया मेरे पास और भी बड़े काम है, छोट-मोट वाले काम नहीं करता हूँ। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 16, एक्टिव वॉइस में बनाना है, ठीक है। एक्टिव वॉइस कह रहा है लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका, ये पैसिव वॉइस में है। लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका एक्चुअली। सो डोमिनिका कंपोज्ड लवली ट्यून्स, डोमिनिका कंपोजेस ट्यून्स लवली, ये तो नहीं होगा। डोमिनिका विल कंपोज लवली ट्यून्स, फ्यूचर की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल में है, सिंपल प्रेजेंट में है। सो डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कंपोज्ड ऑलरेडी है, यहाँ भी कंपोज्ड आ गया, तो सेम टेंस में तो चेंज नहीं होता, गलत हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। सिनोनिम बताना है किसका, ऑल्ट्रिस्टिक का। नो ऑल्ट्रिस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंसियर। अच्छा, ऑल्ट्रिस्टिक क्या होता है, जो परोपकारी लोग होते हैं उनको ऑल्ट्रिस्ट कहते हैं, और उनकी जो भावना होती है उसी को ऑल्ट्रिस्टिक कहते हैं, ठीक है। सो परोपकार की भावना को ऑल्ट्रिस्टिक कहा जाता है, ऑल्ट्रिज्म कहा जाता है। ऑल्दो यहाँ पे ऑल्ट्रिस्टिक जो है वो एडजेक्टिव के तरीके से यूज हुआ है, नाउन क्या होगा, ऑल्ट्रिज्म, ठीक। सो फिलेंथ्रोपिक क्या हो गया, तो सिंपल सा पहला ही मिल गया भैया, फिलेंथ्रोपिक ये भी यही होता है, परोपकार की भावना। कैसे, इसमें देखो दो रूट वर्ड्स हैं, एक क्या, फिल, किसी भी शब्द में अगर PHIL लगा हो तो दैट इज रिलेटेड टू लव, जैसे फिलोसफी, लव ऑफ नॉलेज, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे एक दूसरा रूट वर्ड है एंथ्रोप, एंथ्रोप अगर कहीं भी लगा हो तो उसका मतलब होता है मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग से जो प्रेम करे उसको क्या कहते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। अब उसी से रिलेटेड है फिलेंथ्रोपिक, तो जो परोपकार की भावना करेगा वो कौन करेगा, जो मनुष्य से प्रेम करेगा, दैट इज वाई फिलेंथ्रोपिक इज द राइट आंसर। बाकी फैंटास्मल क्या होता है, आपने सुना ना फैंटम, फैंटम का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, आप देखते हो ना कि लोगों को भूत दिखता है, एक्चुअल में जो चीज़ होती भी नहीं है वो दिखती है, उसी को फैंटम कहते हैं। काल्पनिक कोई चीज़ होती है उसको फैंटम कहते हैं, उसी से बनता है फैंटास्मल, जिसको एक शब्द में मैं साफ साफ बोलूँ, मायावी, जो होता नहीं है फिर भी दिखता है। सो वो हो गया फैंटास्मल, ये तो होगा नहीं। फेनोमिनल आपको पता है, समथिंग दैट इज इनक्रेडिबल, बहुत ही तगड़ा। फोनोटिपिकल, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू साउंड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इसमें क्या बताना है, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन मैंने किया नहीं है, मिस्टेक हो गई, बता दे रहा हूँ किस चीज़ को करना है। अब देखो यहाँ पे जाहिर सी बात है स्टडिंग से, तो स्टडिंग फॉर 2 o'clock इसको चेंज करना है। कह रहा है शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock, क्या चेंज कर सकते हो, पहली बात तो शी हैज़ बीन स्टडिंग कह रहा है, यानी कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि भाई वो पढ़ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है कि एक कोई एक्टिविटी है वो चल रही है, और 2 o'clock एक पर्टिकुलर टाइम से चल रही है, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि वहाँ पे सिंस का यूज होता है, जब कोई एक्टिविटी पास्ट से शुरू होकर के अभी तक चल रही है तो वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल होता है। सो शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक अकेला ऐसा है जिसमें सिंस है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 19, इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है, यहाँ पे जो अंडरलाइंड शब्द लिखे हुए हैं इनमें से बताना है किसकी इनकरेक्ट स्पेलिंग है। सो आफ्टर द रिकैप्चर, Tololing and the adjacent features evacuating the enemy from this well-fortified position became a priority. Tololing की लड़ाई सुनी होगी आपने कारगिल वॉर में। रिकैप्चर फिर से कैप्चर कर लेना। यहाँ पे इवैक्टिंग की स्पेलिंग गलत है, क्या गलत है, इवैक्टिंग नहीं होता भाई साहब, इवैक्यूएट से इवैक्यूएटिंग बनता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ EVACUATE, इवैक्यूएट मतलब वहां से बाहर निकालना, और इसी में ई को हटा करके ING जोड़ दिया जाएगा तो इवैक्यूएटिंग हो जाएगा। दैट इज वाई किस पार्ट में मिस्टेक है, अगर आप देखो तो ये बी है, तो हाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बी में मिस्टेक है।
ठीक, मतलब बी पार्ट में मिस्टेक है, ऑप्शन ए ही रहेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इतना समझ लो। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रेशियस स्टोन्स, क्या होता है, जो कीमती पत्थर होते हैं उनके लिए जो वेट की यूनिट होती है वो क्या होती है, प्योर, रिलायबल, कैरेट, एक्यूरेट। ये तो समझो चेरी पॉइंट दिलाता है आपको एग्जाम में, कितना इजी क्वेश्चन। कैरेट भैया, हीरा वगैरह सोना वगैरह कैरेट में नापते हो ना, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम अपने पैराग्राफ पे, क्वेश्चन नंबर 21 to 25, पैराग्राफ शुरू करते हैं। देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। कुछ तो बात कर रहा है और उसी के अगले सेंटेंस में बोल दिया कि ये सही नहीं है। पहले तो एक यूनिवर्सल बात बोली, पहले तो एक बोला कि ऐसा कहा जाता है कि जो आने वाले इवेंट्स होते हैं उनकी कुछ परछाई पहले ही देखने को मिल जाती है, ठीक है। बट कह रहा है सेकंड सेंटेंस में बोला कि लेकिन ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन दिखा, आगे समझ में आएगा। दूसरा, समथिंग कैन हैपन विदाउट अस, है विदाउट नहीं विद इन है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, है ना, कुछ भी हो सकता है एक सेकंड के अंदर, एंड वन में नॉट इट, क्या कुछ भी हो सकता है और एक व्यक्ति उसको नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, आगे देखेंगे भी। सम इंस्टेंसेस शो दैट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग, कुछ इंस्टेंसेस ऐसे दिखाते हैं कि कुछ प्रेडिक्शन किए तो गए थे कुछ सर्टेन साइंस के बेस पे, बट गलत हो गए, प्रेडिक्शन किया गया बट गलत हो गया, ठीक। पीपल जनरली से दैट नेचुरल कैलेमिटीज कैन बी प्रेडिक्टेड बाय ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, लोग कहते हैं कि जो नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, कैसे, इनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है कैसे, एनिमल्स को ऑब्जर्व करते करते हुए। सुना होगा आपने कि एनिमल्स को पहले पता चल जाता है, उनके बिहेवियर में दिखने लगता है कि कुछ तो गलत होने वाला है, ठीक। बट वॉट इफ एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज एंड डोंट शो एनी साइंस बिफोर द इवेंट अपीयर्स, तो वहीं पे कह रहा है कि भाई जनरली तो लोग कहते हैं कि भाई एनिमल्स के बिहेवियर को देख करके पता लगाया जा सकता है कि कुछ तो नेचुरल क्लैमिटी आने वाली है, बट अगर क्या हो कि भाई जो जानवर है वो किसी बीमारी से जूझ रहा है, ठीक है, और कोई भी साइन नहीं दिखा रहा है, पता चला कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं भूकंप वगैरह के पहले, अब पता चला कुत्ता बीमार है, वो पड़ा सो रहा है, तो कैसे पता चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। सो इवेंट होने के पहले पता ही नहीं चलेगा। फिर दे में फेल टू मेक पेक्यूलियर साउंड्स और एक्शंस अबाउट द इवेंट विच आर गोइंग टू टेक प्लेस, तो जो जब भाई उसको पता ही नहीं चलेगा, बीमार है, तो फेल हो जाएगा ना, उसको पता ही नहीं चलेगा, वो बता ही नहीं पाएगा कि भैया, वो कोई साउंड भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ना कुत्ता भौंक पाएगा, ना बता पाएगा, तो क्या होगा। फिर आता है सम अननेचुरल कैलेमिटीज दैट आर लाइकली टू अपीयर में फोरकास्ट देयर शैडोज बाय सम बैड ओमेंस, फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ अननेचुरल कैलेमिटीज हैं जो कि दैट लाइकली टू अपीयर में फोरकास्ट देयर शैडोज बाय सम बैड ओमेंस, कि कुछ ऐसे अननेचुरल कैलेमिटीज होती हैं जो कि पहले से अपना एक छाप छोड़ देती हैं, शुरुआत मतलब एक इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई ये होने वाला है, ठीक है। अब जैसे मान लो बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो, भयंकर, तो उसके पहले क्या होगा, काले बादल छाएंगे, हवाएं धीरे धीरे तेज चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक, तो पता है ना, वो धीरे धीरे एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई तूफान आने वाला है। बाय सम बैड ओमेंस वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसल आउट द पॉसिबिलिटीज दैट एनिमल्स कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग्स। अब भैया इसके बेस पे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन, सबसे पहला यानी कि क्वेश्चन नंबर 21। अब पहले वाले में क्या यूज कर सकते हैं, मोर ओवर, देयरफॉर, फर्दर मोर, हाउएवर। पहली बात तो इसका मतलब बता देता हूँ। मोर ओवर क्या होता है, जब कोई चीज़ अतिरिक्त कही जाती है, कोई काम आपने, कोई बात आपने पहले बोली और उसके इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, तो वहाँ पे मोर ओवर होता है, ठीक है। अब देयरफॉर का मतलब होता है एज अ रिजल्ट, अब जब आप कोई चीज़ करते हो, है ना, कि एज अ रिजल्ट कोई चीज़ सेकंड सेंटेंस लिखा जाता है, तो वहाँ पे देयरफॉर होता है, जिसका मतलब होता है इसलिए। फिर फर्दर मोर, फर्दर मोर का मतलब होता है और भी इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है, जैसे जब आपने कोई चीज़ बोली है और उसमें कुछ सेम कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ और ऐड कर रहे हो, तो उसमें फर्दर मोर ऐड हो जाता है। और हाउएवर जब भी, यानी कि तथापि जिसको बोलते हैं, है ना, फिर भी। सो अब देखते हैं, देयर इज सेइंग, ऐसा कहा जाता है, दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, फिर भी इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, तब भी
ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तब भी और उसी के लिए यूज होता है, मैंने क्या बताया, तथापि। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आ रहा है ना समझ। दूसरे पे बढ़ते हैं। फिर अब हमें क्या लगाना है, फिर कह रहा है समथिंग कैन बी, समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, एक सेकंड के अंदर कुछ भी हो सकता है, एंड वन मे नॉट इट, क्या कुछ भी हो सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वो क्या नहीं कर सकता, लीगलाइज नहीं कर सकता, कि फोर्स ही नहीं कर सकता, या रेसेंट नहीं कर सकता, या अफेक्ट नहीं कर सकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक सेकंड के अंदर कुछ भी हो सकता है और एक व्यक्ति उसको फोर्स ही नहीं कर सकता, पहले से नहीं देख सकता। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी का लीगलाइज पता है आपको। रेसेंट का मैं बता देता हूँ। रेसेंट का मतलब होता है निरस्त करना, किसी लॉ वगैरह को जब उसको निरस्त कर दिया जाता है उसको रेसेंट कहते हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 तीसरा वाला है। फिर भी सम इंस्टेंसेस शो दैट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग। कह रहा कुछ इंस्टेंसेस दिखाते हैं भैया गलत हो गया था, अब उसकी जगह पे क्या होगा, देयरफॉर, मोर ओवर, नेवरदलेस, हाउएवर। तो मैंने मोर ओवर का बताया था कि अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है। अब यहाँ पे पहले बताया जा रहा था कि जो कुछ इवेंट्स होते हैं वो अपना एक परछाई छोड़ देते हैं, शुरुआत से ही बता देते हैं कि भैया ये होने वाला है ना। और फिर क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें जोड़ी जा रही है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें प्रेडिक्शंस लगाए जा सकते हैं कुछ साइंस देख करके। तो इन्फॉर्मेशन ऐड की गई ना, और इसीलिए मैंने बताया था क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोर ओवर, मोर ओवर ऐड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर ओवर सम इंस्टेंसेस शो दैट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग। अब आगे चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये कह रहा है पीपल जनरली से दैट नेचुरल कैलेमिटीज कैन बी प्रेडिक्टेड बाय ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, बट व्हाट इफ एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज एंड डोंट नो एनी साइंस बिफोर द इवेंट अपीयर्स, दे मे फेल टू मेक peculiar साउंड्स और एक्शंस अबाउट द इवेंट्स व्हिच आर गोइंग टू टेक प्लेस। कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया, ठीक है। Besides some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadows by some bad omens। मैंने पहले ही बता दिया। एक तो पहले वो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना, कि पहले कह दिया कि देखो कुछ जानवर्स होते हैं, जानवर्स बोला मैंने, गलत है, जानवर्स नहीं होते भाई, जानवर। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि पहले से बता देते हैं, लेकिन क्या हो कि वो बीमार हो बता ना पाए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जानवर जो होते हैं, जानवर अगर ना बता पाए तो फिर भी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में पहले से पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया पहले वाले कॉन्टेक्स्ट से दूसरे में। जब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो ऑप्शन बी की जगह ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इसके अतिरिक्त, फिर भी क्या हुआ, पता चल जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखो आई नो थोड़ा सा ये हौच पौच हो रहा होगा इसमें कंप्रीहेंशन वाले में, पैराग्राफ में, पर ये ऐसा ही होता है भाई। थोड़ा सा आपको ध्यान रख के थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट तो मैच करना होता है, क्योंकि धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो ऐसे सिंपल सिंपल सा नहीं दे देता है ना, कुछ वो घुमाता है। तो थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा ध्यान देके चलना पड़ेगा। आई नो मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ वर्ड्स को और इधर उधर, वो आपको थोड़ा सा मोनोटोनस लग सकता है, बट क्या करोगे, मजबूरी है ना कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एंड 25 क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। 25 में कह रहा है we should not completely cancel out the possibilities that animals can sense certain unnatural happenings। फिर से कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है ना, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि भैया पहले तो बताया कि देखो क्या पता जानवर ना बीमार उमार हो, नहीं बता पाएगा और ये वो, फिर लास्ट में बोल रहा है कि फिर भी भैया इसलिए हमें कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि पूरी तरीके से ये भी नहीं नकार देना चाहिए कि नहीं जानवर बेकार ही होते हैं। नहीं भाई, जानवर इंडिकेशन देते हैं, और यहाँ पे इसीलिए जो मैंने शब्द यूज़ किया ना, इसीलिए, इसके लिए यूज होता है देयरफॉर, एक रिजल्ट आया। ठीक है, सो देयरफॉर वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसल आउट द पॉसिबिलिटीज दैट एनिमल्स कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग्स। सो ये थे क्वेश्चंस जो कि 9 सितंबर 2024 में पहली शिफ्ट में एसएससी में पूछे गए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यहाँ तक अगर वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच। और कुछ भी सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट, दोस्तों को शेयर करो, आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो। और ऐसे ही भाई जुड़े रहना, बस पढ़ते रहो, साथ में मिल करके इसको ख़त्म कर लेंगे। और ऑनेस्ट हो करके वीडियोस को सारी देख जाना, बहुत फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।